ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है। फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। कहते हैं कन्या लग्न राशि जिनकी है उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। सारांश स्वरूप बार बार बोल रहा हूँ समराइज, क्योंकि मैंने अभी कर क्या किसी का दिया था तो उसमें देखा कि वो कह रहे हैं कि आपने 7.5 के बारे में जनरल बोल दिया है। तो ये 7.5 का वीडियो ही नहीं है। 7.5 के ऊपर जब बात करूंगा तो इत्मीनान से केवल 7.5 पे बात करेंगे और उसमें उसकी चर्चा होगी। इसमें तो सिर्फ ये बताया है कि किस राशि वाले के लिए रहेगा और किस राशि वाले के लिए नहीं रहेगा, जो हमने इंट्रो दिया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें थोड़ा सा। अगर आप शुरुआत की चीज़ें ठीक से सुने तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कन्या वालों की अब बात करते हैं कि सारांश स्वरूप यह वर्ष कैसा रहने वाला है। जैसा पहले भी मैंने बताया अपने दर्शकों को कि मैं इस वर्ष को 2 हिस्सों में लेकर चल रहा हूँ, मई से पहले और मई के बाद। तो मई से पहले बात करते हैं कि जो पहला 5 महीना है लगभग वो किस प्रकार का वर्ष के प्रारंभ से बीतने वाला है। तो वर्ष का प्रारंभिक हिस्सा कैसा रहने वाला है इस पे बात करते हैं। अगर देखा जाए तो जो ग्रहों की स्थिति है कन्या वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ में, उसमें आपके केतु लग्न में है, राहु सप्तम भाव में है, गुरु आपके भाग्य स्थान पर और शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं वर्ष के प्रारंभ में। क्या होगा इसका संभावित प्रभाव? पहली चीज़ तो यह है कि मानसिक चिंता परेशान करेगी। कुछ न कुछ चीज़ें हों नहीं हों, मानसिक उद्विग्नता, काल्पनिक चीज़ें, ऐसे हो तो ऐसे कर लें, ऐसे हो तो वैसे कर लें, इस प्रकार की समस्या आपके लिए कुछ न कुछ बनी रहेगी और उससे आप पीड़ित रहेंगे। बिना वजह की चीज़ें सोच करके आप परेशान रहेंगे। ये दिक्कत दिखाई दे रही है। संतान से लाभ का तो योग है, यानी संतान सहयोग करेगी आपको आवश्यकता जहाँ होगी वहाँ सहयोग करेगी या उसके कुछ क्रियाकलाप आपको ठीक लगेंगे। बावजूद इसके वैचारिक मतभेद संतान के साथ बनी रहे, इसकी जो है संभावना काफ़ी अधिक है। वैवाहिक जीवन में समस्या कुछ न कुछ आपको लगी रहेगी। कुछ न कुछ मानसिक उलझन, बिना वजह के तकरार, वाद विवाद, और कई बार जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो लगेगा कि तो निरर्थक था, हमको तो ये करना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह की स्थिति भी बन रही है। या फिर परिस्थिति जन्य दूरी, कई बार होता है कंडीशनल डिस्टेंस हो जाए, इस प्रकार का योग, यानी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सुख में कमी वैवाहिक जीवन में आपको महसूस हो, उसके कारण आपको मानसिक अशांति हो, इसकी संभावना वर्ष का पहला हिस्सा दर्शा रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से सामान्य सफलता आपको प्राप्त होगी। विशेष सफलता प्राप्त करना है तो प्रयास आपको बढ़ाना होगा, अधिक मेहनत करेंगे तब जा करके जो है वो सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अपने करियर से संबंधित लेंगे, वो फायदेमंद होगा आपके लिए। इस दौरान यानी मई से पहले साझेदारों से प्रबल हानि की संभावना बन रही है। धोखाधड़ी, नुकसान, जो है वो बिना बताए चीज़ों को करना, चोरी छुपे कुछ कामों को करना, इस तरह की स्थिति आपके साझेदार आपके साथ कर सकते हैं। सावधानी अपेक्षित है। पदोन्नति में इस दौरान कठिनाई आपको महसूस होगी। अगर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वह आसानी से हासिल नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तो भी कुछ न कुछ मानसिक परेशानी आपको वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अमूमन तो जल्दी प्रतिष्ठा या पद प्राप्त ही नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। विवाह के लिए समय उलझन के साथ सामान्य कह सकता हूँ। अब आप कहेंगे दोनों कंट्राडिक्टरी है, तो विवाह हो सकता है हो जाए, लेकिन उसमें उलझने बहुत आएंगी, उसमें अड़चने बहुत आएंगी, उसमें बाधाएं बहुत आएंगी। और ज़मीन जायदाद खरीदने के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो इस समय को सामान्य कहा जा सकता है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। अब बात करते हैं मई के बाद की स्थिति क्या बन रही है। मई के बाद जो ग्रहों की स्थिति हो जाएगी उसमें
केतु आपके द्वादश में, राहु आपके छठे भाव में, शनि आपके सप्तम में और गुरु जो है वो आपके दशम भाव में होंगे। और गुरु थोड़ा अस्थिर हैं इस वर्ष में और अस्थिरता देंगे कई लोगों के लिए। तो जो अस्थिरता कुछ है, अच्छाई बुराई दोनों का वो देंगे। हालांकि कन्या वालों के लिए गुरु कहीं भी बहुत बुरा नहीं देते हुए दे रहे हैं, क्योंकि पहले भाग्य स्थान पे रहेंगे, फिर दशम में रहेंगे, कुछ समय के लिए एकादश में कर्क में जाएंगे, उच्च के होंगे, फिर थोड़ा सा वक्री होकर के दशम में आएंगे। लेकिन हाँ, अस्थिरता दे सकते हैं। और प्रभावी जो ज़्यादा करेंगे मई के बाद वो आपके करेंगे दशम भाव को और एकादश भाव को। तो अब क्या होगा इसका परिणाम, इस पे देख लेते हैं कि मई के बाद की क्या स्थिति बन रही है। एक तो मानसिक चिंता में कमी आएगी, जो आपको पहले समस्या आ रही थी चीज़ों को, उसके मामले में सोच स्थिर हो जाएगी आपकी। देखा जाए तो आप जो काल्पनिक चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे उसकी जगह पे आप रियलिटी में आ जाएंगे, वास्तविकता में जो है उसके लिए थोड़े समय चिंतन मनन कर लेंगे। जो नहीं है उसके लिए आप बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे, न खुशी बहुत मिल रहेगी न बहुत गम रहेगा। तो क्या होगा, इससे मानसिक स्थिरता आपको प्राप्त होगी। दूसरा, कार्य क्षेत्र में प्रभाव और उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं इस समय आपके लिए। दबदबा भी बढ़ेगा, प्रभाव भी बनेगा, पदोन्नति पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के करियर के दृष्टिकोण से समय मई के बाद काफ़ी बेहतर हो, इसकी अच्छी संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। अब धन और समय आपका जो है वो शुभ कार्यों में और सामाजिक कार्यों में, दूसरों के उत्थान में, दूसरों की भलाई में, अपने घर परिवार के भी शुभता में, अपने व्यक्तित्व के उत्थान में, खुद के ऊपर भी कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे ऑरा को बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करता है, हमारी चीज़ों को ठीक करता है। तो इन चीज़ों में आपका समय और धन थोड़ा खर्च हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। बचत ठीक ठाक रहेगी। भाग्यवश जो कार्य होते हैं उनमें आपको कुछ हद तक मदद मिलेगी। प्रेम विवाह जो के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उसकी प्रबल संभावना बन रही है, उसमें बहुत हद तक सफलता आपको प्राप्त हो। हालांकि कुंडली मिलाने एक अलग विषय है, वो आप ज़रूर देखें, लेकिन आपके ग्रह गोचर में थोड़ा समय में शुभता कुछ हद तक, विशेष करके प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान से सुख प्राप्त होगा आपका। शत्रु इस दौरान खूब उत्पन्न होंगे, लेकिन वे समाप्त भी होते रहेंगे। कुछ स्वतः सब समाप्त हो जाएंगे, कुछ आपके प्रयासों से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन होते रहेंगे, बनते रहेंगे। ये एक कठिनाई दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन, विशेषकर निवास स्थान आपका बदले इस समय, इसकी भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। और हृदय रोग से जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनको किसी भी प्रकार की हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित कोई समस्या है, चेस्ट का एरिया जो है वो प्रभावित हो सकता है, कष्ट दे सकता है, तो उधर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यह था कन्या लग्न राशि वालों के लिए इस वर्ष 2025 का सारांश। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः